गुड इवनिंग क्लास। आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एमटीएस को जो डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, उसी को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज भी हम लोग एमटीएस के कॉमन एरर्स क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सीरीज में कुछ दिनों तक लेकर चलूंगा ताकि आपको कॉमन एरर से रिलेटेड बहुत कुछ क्या हो जाए, पता हो जाए। तो जो लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं वो आज की वीडियो तो आप पूरा देखे ही देखे, बाकी इसके पहले जो मैंने एमटीएस से रिलेटेड जो कॉमन एरर्स करवाए हैं उसे भी आप देख लें। ठीक है, तो आपको और चीजें क्या होंगी, पता होंगी। चलिए आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं कॉमन एरर के इसमें पार्ट में। देखिए आपने आज जो लिखा है एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने लिख रखा है। ये जो 2017 में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछा गया है। मैं ईयर वाइज हर साल के क्वेश्चंस आपके सामने क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। हमने जो शुरू किया है 2017 से शुरू किया है और आगे 18 भी मैं कराऊंगा, 19 भी मैं कराऊंगा, है ना। तो आप हर साल के कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस क्या करेंगे, देख लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, अक्षय कुमार बीइंग अ गुड एक्टर ही इज प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड। यानी अक्षय कुमार एक अच्छे एक्टर होने की वजह से उसे नेशनल अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। उसे नेशनल अवार्ड क्या किया गया, पेश किया गया। इस सेंटेंस का ये मतलब है। अब इस सेंटेंस में आपको देखना है कि किस पार्ट में एरर है। अब देखिए आपने जो यहां पर लिखा है अक्षय कुमार, है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। और उसके बाद देखिए बीइंग अ गुड एक्टर जो यहां पर है ये हमारा पार्टिसिपल आ रहा है। और आपने कभी पार्टिसिपल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि पार्टिसिपल जो होता है वो दो सेंटेंसेस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। और जब पार्टिसिपल दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है तो ऐसे दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है जिसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए मैं सेंटेंस लिखूं रनिंग फास्ट, जैसे मैं लिखूं, समझिएगा इस बात को, रनिंग फास्ट, है ना, ही काउट द बस। आपने सेंटेंस क्या लिखा, रनिंग फास्ट ही काउट द बस, यानी तेज दौड़ लगाकर उसने बस को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब देखिए ये जो रनिंग फास्ट है इसका भी दरअसल सब्जेक्ट वही है जो बाद वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, समझिएगा। तो पार्टिसिपल से ऐसे दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट किया जाता है जहां पर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन होता है। जैसा कि यहां पर रनिंग फास्ट का भी आप सब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसे मान रहे हैं, देख रहे हैं, ही को देख रहे हैं। यानी ही वो व्यक्ति था जिसने तेज दौड़ लगाया और उसने क्या कर लिया, बस को पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अक्षय कुमार जो हमारा सब्जेक्ट है, और वो किसका सब्जेक्ट है ना, प्रेजेंटेड विद नेशनल अवार्ड, है ना, यानी जिसको नेशनल अवार्ड से क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया, है ना, नेशनल अवार्ड जिसे क्या किया गया, पेश किया गया, ये मतलब है। तो अक्षय कुमार को ही पेश किया गया ना। और यहां पर क्या किया जा रहा है, बीइंग अ गुड एक्टर, ये किसके लिए आ रहा है, अक्षय कुमार के लिए ही आ रहा है। लिहाजा यहां पर अलग से जो एक सब्जेक्ट यूज किया गया है ये हमारा एरर है। आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी पार्टिसिपल से दो सेंटेंस को जोड़ा जाए तो उन दोनों सेंटेंसेस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि दो ऐसे कॉमन सेंटेंस होते हैं जिसका सब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन होता है। तो उसे क्या किया जाता है, पार्टिसिपल से जोड़ दिया जाता है। जैसा कि मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है रनिंग फास्ट ही कॉट द बस, यानी तेज दौड़ लगाकर उसने क्या कर लिया, बस को पकड़ लिया। ये सेंटेंस हमारा सही है। अगर मैं इसी को इस तरह से लिखूं रोहन, समझिएगा, रोहन, और आगे मैं लिख दूं रनिंग फास्ट, है ना, कॉमा ही कॉट द बस। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये लिखना क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, इसलिए कि इस रनिंग फास्ट का जो सब्जेक्ट है वो रोहन है, और जब आपने इधर रोहन एक बार लिख लिया है तो आगे फिर यहां पर ही लिखना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पार्टिसिपल से जब कभी भी दो सेंटेंस को हम कनेक्ट करेंगे, पार्टिसिपल से दो सेंटेंस को हम कनेक्ट करेंगे, यानी आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब कभी भी वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म यानी पार्टिसिपल से दो सेंटेंस को कनेक्ट किया जाए तो वहां पर दो बार सब्जेक्ट लिखा नहीं जाएगा, सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से आपको ही को रिमूव करेंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शायद समझ गए होंगे। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस हमने लिखा है द ओल्ड लेडी continued living a hard life
बट नेवर शी आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम नेबर्स। यानी बूढ़ी महिला ने जो है ना, जिंदगी को बड़ी मुश्किल से बिताया, हमेशा कंटिन्यू बड़ी मुश्किल से बिताया, परंतु उसने कभी भी अपने पड़ोसियों से कोई मदद नहीं मांगी। इस सेंटेंस का ये मतलब है। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है ना। हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे जो एरर है वो किस पार्ट में एरर है? यहां पर नेवर जो लिखा गया है ये गलत है, यानी हमारा बी पार्ट में एरर है ना। पहले वाले सेंटेंस में भी बी पार्ट में एरर था, ही को आपको रिमूव करना है, और दूसरे वाले सेंटेंस में भी है ना बी पार्ट में एरर है। अब आप कहेंगे कि बी पार्ट में क्या एरर है भाई, तो आपको समझना चाहिए नेवर हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। और हमने पढ़ा है कि एडवर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है, एडवर्ब जो जनरली हम यूज करते हैं किसके लिए? वर्ब के लिए यूज करते हैं, या फिर एडवर्ब जो आता है किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए एडवर्ब आता है। और यहां पर देखिए नेवर को प्लेस जो किया गया है किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर दिया गया है, यानी सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्वालिफाई कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इस नेवर के प्लेस को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यानी नेवर को जब आप शी के बाद लिखोगे, यानी आस्क से पहले लिखोगे, तब जाकर सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। और यहां पर मैं आपको एक बात समझा दूं, समझ लें आप, मैं इसे मिटा रहा हूं, जरा समझ लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए नेवर जो हमारा है ना, ये कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। जैसे नेवर हो गया, हार्डली हो गया, याद रखिएगा, हार्डली हो गया, या स्कैर्सली हो गया, ठीक है, या रेयरली हो गया, ठीक है, या फिर सेल्डम हो गया, है ना, सेल्डम होगा, फ्रीक्वेंटली हो गया, क्या हो गया? फ्रीक्वेंटली हो गया, एवर हो गया आपका, ठीक है, इसी तरह से समटाइम्स हो गया। ठीक है, इन वर्ड्स को याद रखिएगा, क्या? नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, एवर और समटाइम्स। ये सब वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में एक छोटी सी बात आप याद रख लें कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो सेंटेंस में प्लेस किया जाता है वो ऑक्सिलरीज के बाद और हेल्प मेन वर्ब से पहले। यानी इन वर्ड्स को हम जब भी सेंटेंस में प्लेस करेंगे तो ऑक्सिलरीज के बाद लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, और हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा। उसी तरह से यहां पर नेवर को जब आप शी के बाद लिखेंगे तो यहां पर मेन वर्ब हमारा क्या है? आस्क है, यानी आस्क के पहले आ जाएगा। तो इन वर्ड्स को याद रखिएगा, क्या क्या? नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, एवर, समटाइम्स। ये सब वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसे सेंटेंस में कहां प्लेस किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी ऑक्सिलरीज के बाद और मेन वर्ब से पहले। हमेशा कहां प्लेस करेंगे? मेन वर्ब से पहले, है ना। तो अब जहां पर भी मेन वर्ब आ रहा है मेन वर्ब से पहले इसकी जगह होगी सेंटेंस में। सिंपल सी बात है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, चूंकि हार्डली, स्कैर्सली को आपने कहीं ना कहीं कंजंक्शन के रूप में भी देखा होगा, ठीक है, और हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होता है? व्हेन या बिफोर होता है। तो जब ये कंजंक्शन होता है तो ये पेयर में आता है भाई, ठीक है। तो वहां पर तो सेंटेंस का फॉर्मेशन हम कैसा लिखते हैं? इंट्रोगेटिव का लिखते हैं। यहां पर भी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिख दिया जाए तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? इन्वर्जन करना कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? इन्वर्जन कहलाएगा। इन्वर्जन का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। और ऐसा कब करते हैं? जब हम सेंटेंस में एडवर्ब को शुरुआत में रखना चाहते हैं। अगर आप यहां पर नेवर को यहां पहले ही रखना चाहते हैं तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा। और क्या ऐड करना पड़ेगा? डिड। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेवर डिड शी, है ना, डिड शी, और फिर आस्क्ड क्या हो जाएगा? आस्क हो जाएगा। अगर आपने इन्वर्जन पढ़ा होगा तो मेरी बात ये समझ में आ रही होगी। बाकी चलिए रहने दीजिए, इन्वर्जन का जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्लियरली समझ में आएगा। यहां पर आप सिर्फ इतना समझ लें कि हार्डली, स्कैर्सली, या फिर रेयरली, या फ्रीक्वेंटली, या एवर, या समटाइम्स, या नेवर, इन वर्ड्स को हमेशा कहां यूज करते हैं? मेन वर्ब से पहले। और जिस सेंटेंस में मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ड नहीं आ रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लिया गया है, तो वहां पर उसके बाद यूज करेंगे। ठीक है, याद रहेगा, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज वर्ब के बाद। चलिए,
तो यहां पर हमारे बी पार्ट में एरर है, नेवर को शी के बाद प्लेस कर दे, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस, द बुक स्टॉल इज वेरी वेल स्टॉक्ड, यू कैन ऑलमोस्ट गेट एवरी बुक हियर। यानी ये जो बुक स्टॉल है उसमें पूरी तरह से स्टॉक है ना किताबों का। यू कैन ऑलमोस्ट गेट एवरी बुक हियर, यहां से लगभग आप हर तरह की किताबें क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, है ना, ये कहा जा रहा है। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है, यहां पर भी एडवर्ब को लेकर एरर है, और वो एडवर्ब को लेकर क्या एरर है, ऑलमोस्ट को लेकर एरर है। ठीक है, यानी यहां पर भी बी पार्ट में ही हमारा एरर है। चलिए मैं इसे लिखकर बता रहा हूं क्या एरर है, समझिएगा। देखिए 4 वर्ड्स होते हैं, क्या, ओनली होता है, इवन होता है, एट लीस्ट होता है, आपने वर्ड सुना होगा, और ऑलमोस्ट होता है। इन 4 एडवर्ब्स को लेकर अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या, ओनली, इवन, एट लीस्ट और ऑलमोस्ट। ये चारों एडवर्ब्स हमारे ऐसे हैं मेरे भाई जो कि मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज किया जाता है। ये कभी नाउन के साथ भी आ सकता है, हालांकि अभी मैं कह रहा था कि नाउन या प्रोनाउन के लिए एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता, लेकिन ये 4 एडवर्ब्स ऐसे हैं जो नाउन प्रोनाउन के लिए भी यूज किया जाता है। सिर्फ ये 4, इसके अलावा नहीं, लेकिन हाँ सेंटेंस में मीनिंग के अकॉर्डिंग। यानी इन चारों एडवर्ब्स में से अगर किसी एडवर्ब का सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो ये उस वर्ड के पहले यूज किया जाएगा जिसको वो क्या कर रहा होगा, एम्फसाइज कर रहा होगा, यानी जिस पर वो जोर डाल रहा होगा। यानी ये चारों वर्ड्स में से अगर कोई वर्ड आप सेंटेंस में यूज कर रहे होंगे तो ये कभी वर्ब के लिए भी आ सकता है, कभी एडजेक्टिव के लिए भी आ सकता है, कभी नाउन के लिए भी आ सकता है, कभी प्रोनाउन के साथ भी आ सकता है। बात समझ रहे हैं? यानी जिस पार्ट ऑफ स्पीच को वो सेंटेंस में एम्फसाइज कर रहा होगा ये उसी के साथ आएगा, बस सिंपल सी बात। अब यहां पर देखिए इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि बुक स्टॉल में किताबों की भरमार है, आप यहां से लगभग हर तरह की किताब क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो ऑलमोस्ट है ये ऑलमोस्ट गेट को एम्फसाइज नहीं कर रहा है बल्कि एवरी को एम्फसाइज कर रहा है कि लगभग हर तरह की किताब। लिहाजा ऑलमोस्ट का प्लेस जो होना चाहिए वो किसके पहले होना चाहिए, एवरी के पहले होना चाहिए। यानी गेट के बाद जब आप लिखेंगे ऑलमोस्ट को तब जाकर ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। मैं किसी और सेंटेंस से बताऊं, जैसे मान लिया जाए अगर मैं सेंटेंस लिखूं ही वॉज वेरी अपसेट। देखिए मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बता रहा हूं बल्कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं। तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, उनको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ मिलने वाला है, यानी आपको कहीं फिर पढ़ने और समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ प्रॉपर वे में आप पढ़ेंगे तब, पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे तब। चलिए, तो जैसे आपने लिखा ही वॉज वेरी अपसेट बिकॉज his father है ना died only yesterday। अगर मैं लिख दूं है ना only yesterday। अब देखिए ये सेंटेंस मैंने लिखा he was very upset, वो बड़ा दुखी था, because his father died only yesterday। अब यहां पर only मैंने किसके साथ यूज किया, yesterday के साथ यूज किया, चूंकि मैं कल को एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि अभी कल की ही बात है कि उसके पिताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो अब यहां पर ओनली मैंने yesterday के साथ लिखा है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल सही है ना। चूंकि मैं ओनली को क्या करना चाह रहा हूं, एम्फसाइज करने के लिए यूज करना चाह रहा हूं, किसके साथ, yesterday के साथ। ये भी मैं कल की ही बात बताना चाह रहा हूं, लिहाजा हमने ओनली को yesterday के बाद पहले प्लेस किया, ये बिल्कुल सही है। अगर इस ओनली को मैं यहां लिख दूं हिज फादर के पहले, ओनली हिज फादर मान लिया जाए, है ना, मैं क्या लिखूं, ओनली हिज फादर डाइड yesterday, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि भाई उसके पिता सिर्फ थोड़ी डेथ किए, उनके पिता का सिर्फ देहांत थोड़ी हुआ, बल्कि कल तो और भी लोग मरे होंगे और लोग का देहांत हुआ होगा। तो यहां पर ओनली फादर को एम्फसाइज करने के लिए यूज ही नहीं कर सकते। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये ओनली या इवन या ऑलमोस्ट या एट लीस्ट, इन चारों में से किसी भी वर्ड को सेंटेंस में जब यूज किया जाए किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को एम्फसाइज करने के लिए, तो हमेशा उस सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करिएगा कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच को क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है ना। जिसको वो एम्फसाइज कर रहा होगा वो उसी के साथ लिखा जाएगा। जैसे यहां पर yesterday को मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूं तो मैंने ओनली yesterday के साथ लिखा है ना।
अगर इस ओनली की जगह को यहां पर मैं चेंज कर दूं और फादर के पहले लिख दूं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर ऑलमोस्ट जो लगभग की बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? एवरी बुक के लिए हो रही है कि लगभग हर किताब आपको क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी, आप परचेस कर लेंगे, आपको मिल जाएगी, ये कहा जा रहा है। सॉरी। तो ये ऑलमोस्ट इंफेसाइज किसको कर रहा है? गेट को इंफेसाइज नहीं कर रहा है बल्कि एवरी बुक को, लिहाजा गेट के बाद ऑलमोस्ट को प्लेस कर देंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा, है ना। चलिए, तो इन चारों वर्ड्स को याद रखिएगा, ओनली, इवन, एटलीस्ट और ऑलमोस्ट। ये सेंटेंस में उसी पार्ट ऑफ स्पीच के पहले आएगा, उसी वर्ड के पहले आएगा जिसको वो इंफेसाइज कर रहा होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। व्हाट अ बेटर वे ऑफ टेकिंग केयर दैन इंश्योर गुड हेल्थ, यानी क्या अच्छा तरीका हो सकता है अच्छी सेहत, है ना, के लिए, है ना। कहा जा रहा है व्हाट अ बेटर वे ऑफ टेकिंग केयर, यानी ध्यान देने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है, दैन इंश्योरिंग गुड हेल्थ, अच्छी सेहत को इंश्योर करने की तुलना में। अब देखिए यहां पर जो आपका एरर है वो सी पार्ट में एरर है, और सी पार्ट में क्या एरर है याद रखिएगा, जब कभी भी, है ना, दैन से हम दो के बीच कंपेयर कर रहे होते हैं, है ना, ठीक है, दैन का यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। तो जब भी दो के बीच कंपैरिजन किया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा कंपैरिजन सेम के बीच किया जाता है, डिफरेंट के बीच नहीं होता। सिंपल सी बात। अगर हम दो वर्ब लिख रहे हैं तो दोनों तरफ वर्ब लिखा जाएगा, अगर दो इंफिनिटिव लिख रहे हैं तो दोनों तरफ इंफिनिटिव होगा। बात समझ रहे हैं? जिरंड लिख रहे हैं तो दोनों तरफ जिरंड होगा। अब यहां पर देखिए आपने क्या लिखा है? टेकिंग केयर, यानी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म लिखा है ना, ठीक है। तो यहां भी क्या होना चाहिए? वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म होना चाहिए। चूंकि कंपेयर जो होता है, कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा सेम के बीच होता है, सेम कैटेगरी के बीच होता है, डिफरेंट कैटेगरी के बीच कंपैरिजन नहीं होता। ये कंपैरिजन का क्या है? एक उसूल है, एक सिद्धांत है कि कंपैरिजन हमेशा सेम के बीच होता है। लिहाजा इंश्योर को आप क्या करेंगे? इंश्योरिंग कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सी पार्ट में एरर है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। China is also a buyer of American crude oil who has been exported, यानी चाइना भी जो है अमेरिकन क्रूड ऑयल का क्या है? खरीदार है ना, जिसे क्या किया गया है? एक्सपोर्ट किया गया है, यानी भेजा गया है। अब देखिए यहां पर किस पार्ट में एरर है? यहां पर भी सी वाले पार्ट में एरर है। अब आप कहेंगे सी वाले पार्ट में क्या एरर है? तो भैया रिलेटिव प्रोनाउन का एरर है, और वो एरर क्या है? हु हमारा एरर है। सिंपल सी बात है, हु यूज किसके लिए किया जा रहा है? चाइना के लिए किया जा रहा है। और किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी नॉन लिविंग नाउन के लिए हम कभी भी हु या हुम रिलेटिव प्रोनाउन तो यूज करते नहीं, है ना। नॉन लिविंग के लिए हम क्या करते हैं? या तो विच यूज करते हैं या तो दैट यूज करते हैं। और ऐसे भी यहां पर सब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, इसको सब्जेक्ट बनाया गया है ना, चूंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव केस में हम हु यूज करते हैं किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए, है ना। किसी भी कंट्री को अगर हमें बताना होगा तो उसके लिए जिसे की मीनिंग के लिए, है ना, हम कभी भी कंट्री के लिए हु यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या यूज करेंगे? या तो विच यूज करेंगे या तो दैट। तो यहां पर हु की जगह पर आप क्या लिख दें? विच लिख दें, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा? चाइना इज आल्सो अ बायर ऑफ अमेरिकन क्रूड ऑयल व्हिच हैज बीन एक्सपोर्टेड, है ना, यानी जो एक्सपोर्ट किया गया है, जिसे एक्सपोर्ट किया गया है, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे फिर सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, है ना, और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, ठीक है। चलिए फिर देखिए, मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं कुछ, है ना। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप जिस तरह से फायदा उठा रहे हैं और भी लोगों को फायदा पहुंच सके, ठीक है। और फायदा पहुंचाना तो एक तरह से पुण्य का काम है, चलिए, नेकी का काम है, और नेकी के काम करने में सोचा नहीं जाता। चलिए, तो आपने क्या लिखा? अरुण लाइक्स टू ईट, स्लीप एंड रीडिंग, है ना। अब देखिए फिर जो अगला सेंटेंस आपने लिखा है, क्या लिखा है? अरुण लाइक्स टू ईट, स्लीप एंड रीडिंग, यानी अरुण पसंद करता है खाना, सोना और पढ़ना। और ये सिर्फ अरुण की समस्या नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोगों की समस्या है ना, कि पढ़ने को वो क्या करते हैं? उतना ज्यादा प्रीफर नहीं करते। खाना सोना बहुत सभी लोगों को पसंद होता है, और ऐसी कुछ बात की जा रही है। अब देखिए यहां पर इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो यहां पर वर्ब देखिए यूज किया गया है, क्या लिखा गया है? ईट लिखा गया है, फिर उसके बाद स्लीप लिखा गया है, समझिएगा ये वर्ब का फॉर्म है। और उसके बाद तीसरे में क्या लिखा गया है? रीडिंग लिखा गया है, ठीक। आपको डिफरेंट नहीं दिख रहा कि यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है, और तीसरे में जो है ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया गया है, ठीक।
और हमें पता है कि ये सारे वर्ब्स मेन वर्ब्स नहीं है, बल्कि मेन वर्ब हमारा क्या है, लाइक। और ये सारे जो वर्ब्स के फॉर्म्स हैं ये दरअसल इन्फिनेटिव है, जो कि इस लाइक का क्या बनकर आ रहा है, ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है। यानी सारे इन्फिनेटिव को एंड से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। ठीक है, लिहाजा यहां पर जो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है, आपने सुना होगा कभी कि वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म को क्या कहा जाता है, जीरंड कहा जाता है। तो यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ईट और स्लीप को तो इन्फिनेटिव के रूप में लिखा गया है, जो कि टू के लिए कनेक्ट हो रहा है, टू से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर जो आईएनजी फॉर्म लिख दिया गया ये क्या है, जीरंड है। तो जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों को साथ में हम नहीं लिख सकते। हालांकि जीरंड और इन्फिनेटिव को नाउन इक्विवेलेंट माना जाता है, नाउन के बराबर समझा जाता है। जो काम इन्फिनेटिव का है वही काम जीरंड का भी है। लेकिन टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को अगर हम एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एंड से अगर हम वर्ब्स को जोड़ेंगे तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही जोड़ा जाना चाहिए। अगर हम जीरंड को कनेक्ट कर रहे हैं तो एंड से जीरंड ही कनेक्ट होगा। यानी भले ही दोनों का काम सेम है, लेकिन डिफरेंट आप दोनों का मजा एक साथ नहीं ले सकते डिफरेंटली, बल्कि या तो आप एक से ज्यादा इन्फिनेटिव को एंड से कनेक्ट करेंगे या फिर एक से ज्यादा जीरंड को कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर जो है ये सी वाले पार्ट में रीडिंग की जगह पर आप क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं, मैं एक चीज और समझाना चाह रहा हूं, अरुण लाइक्स टू ईट स्लीप एंड रीड अगर आप लिख रहे हैं तो भाई मेरा ये सेंटेंस सही हो गया, सही हो गया ना भाई। आपने ये सारा इन्फिनेटिव लिखा है, टू ईट, उसी तरह से टू स्लीप है, टू रीड है ना, ठीक है, जिसका टू क्या है, छुपा हुआ है। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जब एक से ज्यादा इन्फिनेटिव को एंड से कनेक्ट करते हैं तो एंड से जुड़ा हुआ जो भी इन्फिनेटिव आएगा हमेशा उस इन्फिनेटिव का टू क्या रहेगा, छुपा रहेगा। इन्फिनेटिव हम जानते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। लेकिन जब हम एंड से एक से ज्यादा इन्फिनेटिव को आपस में कनेक्ट करेंगे तो एंड से जुड़ा हुआ जो भी इन्फिनेटिव होगा उसका टू हमेशा क्या होगा, हिडन होगा। यानी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, यानी विदाउट टू के प्रयोग करेंगे। अगर इस टू को लिख दिया जाए और इसे इस तरह से लिख दिया जाए, क्या, अरुण लाइक्स, है ना, टू ईट स्लीप एंड टू रीड अगर मैं कर दूं तो भी ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है जहां पर एक से ज्यादा इन्फिनेटिव को ऐड किया जाएगा और ऐड के बाद लिखे गए इन्फिनेटिव के टू को यूज कर लिया जाता है। जबकि हमेशा आप याद रखिएगा कि एंड से जुड़े हुए इन्फिनेटिव का टू कभी भी यूज नहीं होगा। लेकिन अगर दो इन्फिनेटिव को और या नॉर से हम कनेक्ट करते हैं तो फिर उसका टू लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए अगर मैं सेंटेंस लिखूं आपके सामने, मैं इसे रब कर रहा हूं, जैसे देखिए, जैसे मैं लिखूं ही लाइक्स टू स्टडी बुक्स और, है ना, ठीक है, और टू रोम, है ना, टू रोम हिस्टोरिकल प्लेसेस। मैंने अगर लिखा ही लाइक्स टू स्टडी बुक्स, यानी वो किताबों को पढ़ना पसंद करता है या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस को घूमना पसंद करता है। तो अब देखिए यहां पर जो मैंने टू रोम लिखा है और के बाद ये लिखना बिल्कुल सही है। अगर यहां से टू को हटा दिया जाए और इस तरह से लिखा जाए ही लाइक्स टू स्टडी बुक्स, ही लाइक्स टू स्टडी बुक्स और रोम हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर और से या नॉर से हम दो इन्फिनेटिव को ऐड करेंगे तो इन्फिनेटिव के टू को लिखा जाएगा, लेकिन एंड से जब हम टू इन्फिनेटिव्स को कनेक्ट करेंगे तो वहां पर इन्फिनेटिव के टू को नहीं लिखा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, द टॉप कोर्ट आल्सो एग्री टू हियर अ सेपरेट PIL which has raised the issue of lack of safety measures in private schools across the country। कहा जा रहा है कि जो उच्च न्यायालय है, टॉप कोर्ट है एक तरह से, वो, है ना, उसकी भी सहमति है
किस बात को लेकर? टू हियर ए सेपरेट पीआईएल, यानी सेपरेट पीआईएल को किस पर सुनवाई करने को लेकर सहमति है। कौन सा पीआईएल? विच हैज रेज्ड, जो उठाया गया है या दाखिल किया गया है ना, किस इश्यू को उठाने के लिए, है ना, प्राइवेट स्कूल्स में सेफ्टी की कमी को लेकर जो इश्यू है उसके लिए जो पीआईएल दाखिल किया गया है उस पर सेपरेट सुनवाई के लिए अपर कोर्ट ने भी क्या कर लिया है? सहमति जता दी है। ये मतलब है। अब देखिए यहां पर किस पार्ट में एरर है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा यहां पर ए वाले पार्ट में एरर है। ए वाले पार्ट में क्या एरर है कि भाई टॉप कोर्ट हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए वर्ब तो सिंगुलर होना चाहिए। जबकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है। यानी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम क्या करते हैं? एस या ईएस ऐड करते हैं। यानी ये नाउन का जस्ट अपोजिट होता है। नाउन को प्लूरल करने के लिए एस या ईएस लगाया जाता है, लेकिन वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस या ईएस लगाया जाता है। यानी वर्ब अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है, जबकि नाउन अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर होता है। बात समझ रहे हैं? तो कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया हो तो मतलब गलत है ना। या तो पास्ट में लिखा होता है तो क्या होता है? एग्रीड होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते, या फिर प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो क्या होगा? एग्रीज हो जाएगा, है ना। तो या तो इसमें एस लगा देंगे या फिर हम क्या करेंगे? पास्ट में लिख देंगे, एग्रीड कर देंगे तो भी सही हो जाएगा, है ना। तो ए वाले पार्ट में हमारा क्या है? एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं यहां पर, यानी जो 8वां हमारा है वो ये कि संतोष हैज एक्टेड इनफ बैडली टू डिजर्व अ प्रेज, है ना। अब देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा कि इनफ जब हम यूज करते हैं तो ये ऐसा एडवर्ब है कि जब ये एडवर्ब के साथ आता है तो एडवर्ब कहलाता है, लेकिन जब इनफ को हम नाउन के साथ यूज करते हैं तो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो जब ये किसी एडवर्ब के साथ आता है, यहां पर बैडली क्या है? हमारा एडवर्ब है, ठीक भाई। तो कभी भी एडवर्ब के पहले नहीं आता, बल्कि ये जब भी आएगा कहां आएगा? एडवर्ब के बाद आएगा। यानी इनफ के बारे में याद रखिएगा, इनफ इज एडवर्ब which is placed after the adjective or the adverb which it qualifies। यानी इनफ एक ऐसा एडवर्ब है ये जिसे क्वालिफाई कर रहा होता है, ये हमेशा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होगा, और अक्सर एडवर्ब के पहले इनफ को या किसी एडजेक्टिव के पहले इनफ को यूज करके आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे मैं सेंटेंस आपके सामने लिख दे रहा हूं, देखिए। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, समझिएगा इस बात को। देखिए मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, बल्कि मैं उसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं, ताकि उस जैसा अगर आपको दूसरा सेंटेंस दिख जाए तो वहां पर आप क्वेश्चन करने में क्या हो जाए? सहज हो जाए। सहजता के साथ आप उस क्वेश्चन को क्या कर लें? सॉल्व कर लें। तो मैं ये कह रहा था कि इनफ कभी भी एडजेक्टिव के पहले लिख कर दे दिया जाए या किसी एडवर्ब के पहले लिख कर दिया जाए मेरे भाई, तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। जैसे अगर मैं लिख दूं ही इज, है ना, इनफ काइंड टू हेल्प द पुअर, अगर मैं ये लिखूं, है ना, इनफ काइंड टू हेल्प द पुअर, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि यहां पर काइंड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हमने एडवर्ब यूज कर लिया है इनफ को। इनफ कभी एडजेक्टिव के पहले यूज नहीं हो सकता। सही सेंटेंस क्या होगा? ही इज काइंड इनफ। क्या लिखेंगे? ही इज काइंड इनफ टू हेल्प द पुअर। जब आप इस तरह से लिखेंगे तब जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा। इसी तरह से अगर किसी एडवर्ब के लिए भी हम इनफ को यूज कर रहे होंगे तो एडवर्ब के बाद आएगा। मैं वो भी सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, देखिए। देखिए अगर जो लोग जल्दी में ना लिख पाए तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी आप लिख सकते हैं, या फिर जिस तरह से भी वो आप मैनेज करके उस चीज को लिखने की कोशिश करेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और हमेशा पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको क्या मिल पाएगा? जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को क्लियरली आप समझ पाएंगे। चलिए जैसे देखिए अगर मैं सेंटेंस लिखूं आपके सामने, जैसे इस तरह से लिख दिया जाए, है ना, ही रन्स, आपने क्या लिखा? ही रन्स, है ना, इनफ फास्ट, समझिएगा, इनफ फास्ट टू विन द रेस। आपने सेंटेंस लिखा ही रन्स इनफ फास्ट टू विन द रेस, तो ये भी सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है भाई। क्यों? इसलिए कि यहां पर फास्ट हमारा क्या है?
एडवर्ब है, और एडवर्ब के लिए हम इनफ यूज कर रहे हैं, तो एडवर्ब के पहले भी इनफ नहीं यूज कर सकते, ना तो एडजेक्टिव के पहले इनफ यूज करेंगे और ना ही एडवर्ब के पहले इनफ यूज करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। यानी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ इनफ को लिखना होगा तो हमेशा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होगा। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ही रन्स, है ना, फास्ट इनफ, ठीक है, तो विन द रेस। जब आप ये लिखेंगे तब जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो यहां पर क्या किया गया है, इनफ को बैडली के पहले लिख दिया गया है, लिहाजा यहां पर से हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है। अब इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? अब आपको लग रहा होगा कि इधर यार डिजर्व प्रेज लिखा हुआ है, यानी प्रशंसा के लायक, तो यहां पर जो है ना इनफ का यूज ही बिल्कुल गलत है, बल्कि यहां पर इनफ की जगह पर आप क्या करेंगे, टी डबल और टू यूज करेंगे। जब आप टू यूज करेंगे, आप जब इस तरह से लिखेंगे, संतोष हैज एक्टेड टू बैडली टू डिजर्व प्रेज, तो इसका मतलब होगा कि संतोष ने उतना बुरा एक्टिंग किया जितना बुरा एक्टिंग उसे नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसकी प्रशंसा की जाए। यानी प्रशंसा करने के लायक उसने एक्टिंग ही नहीं की। तो यहां पर कुल मिलाकर इनफ बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, टी डबल ओ टू से, है ना। आपने पढ़ा होगा टी डबल ओ टू जो है ना नेगेटिव मीनिंग में आता है, ठीक। और बाकी मान लिया जाए इतना आपको याद ना भी रहे तो सिंपल सा आप इतना तो याद रख ही सकते हैं कि किसी भी एडवर्ब के पहले, किसी भी एडजेक्टिव के पहले इनफ लिखा हो तो उसको आपको गलत बता देना है, वहां पर आपको क्या बता देना है, एरर बता देना है, बात खत्म हो गई, है ना। आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मास्टरी थोड़ी करनी है, हमें क्या करना है, एग्जाम में क्वालिफाई करना है। चलिए देखिए, अगला सेंटेंस आपने लिखा, नो सूनर दे इंटर्ड दैन शी गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम, यानी जैसे ही वो लोग एंटर किए, है ना, वो क्या हो गई, नींद से उठ गई और रूम से चली गई। ये सेंटेंस है हमारा अगला। अब देखिए, मैं पिछले भी वीडियो में बोल चुका हूं, पहले भी मैं बोल चुका हूं, आज फिर मैं बोल रहा हूं, हार्डली, स्कैर्सली या नो सूनर से जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं मेरे भाई, तो ये वर्ड बेसिकली है तो एडवर्ब, लेकिन ये कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। और अभी मैं जस्ट कुछ देर पहले बोल रहा था कि किसी भी एडवर्ब से जब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वहां पर क्या होता है, इन्वर्जन किया जाता है, यानी इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो नो सूनर वर्ड या हार्डली स्कैर्सली वर्ड, ये वर्ड ओरिजिनली है क्या, एडवर्ब है, लेकिन ये कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाता है। तो कंजंक्शन के रूप में जब इसे हम यूज करते हैं तो ये जो इन नेचर होता है ना, वो एडवर्ब के ही नेचर में होता है। तो आपने क्या सुना कि एडवर्ब को अगर शुरू में रखेंगे तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस होगा, यानी इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यहां पर ए वाले पार्ट में एरर है, यहां पर हम क्या करेंगे, डिड दे इंटर लिखेंगे, है ना, तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो याद रखिएगा, हार्डली स्कैर्सली नो सूनर से सेंटेंस को शुरू करके एसर्टिव का फॉर्म लिख दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्म लिख दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, नो सूनर से जब सेंटेंस शुरू किया जा रहा हो, हार्डली स्कैर्सली से सेंटेंस शुरू किया जा रहा हो, तो हमेशा सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा, इंट्रोगेटिव का होगा। और इसका पेयर भी आपको याद रखना है, कभी कभी इसके पेयर को भी लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, कि नो सूनर का पेयर हमेशा क्या होता है, दैन होता है, तो यहां पर वेन लिख दिया जाएगा। और जब हम हार्डली स्कैर्सली से सेंटेंस शुरू करते हैं तो हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होता है, वेन या बिफोर होगा, तो वहां पर क्या लिख दिया जाएगा, दैन लिखकर गलत कर दिया जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको पता हो जाए, है ना। चलिए देखिए, है ना, हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होते हैं, हार्डली स्कैर्सली का पेयर होता है वेन या बिफोर, दोनों में से कोई एक यूज हो सकता है। और नो सूनर का पेयर होता है देन, नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन होता है, ठीक। तो कभी हार्डली स्कैर्सली के साथ देन लिखकर गलत किया जाएगा और कभी नो सूनर के साथ वेन या बिफोर लिखकर गलत किया जाएगा, ठीक। तो इसका पेयर भी याद रखिएगा। और दूसरी बात जो याद रखना है वो ये कि हार्डली स्कैर्सली से या नो सूनर से जब भी सेंटेंस को शुरू किया जाए ना, तो वहां पर सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा, इंट्रोगेटिव जैसा होगा। क्यों, इसलिए कि वहां पर क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है। चूंकि नो सूनर और हार्डली स्कैर्सली ये वर्ड्स इन नेचर क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब को किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज नहीं कर सकते, सिवाय चार वर्ड्स के जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ओनली, इवन, ऑलमोस्ट और
एटलीस्ट, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन के साथ भी प्रोनाउन के साथ भी यूज किए जा सकते हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन इन चारों वर्ड्स के अलावा किसी भी एडवर्ब को नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा नहीं जा सकता। लिहाजा नो सूनर वर्ड या हार्डली स्कैर्सली वर्ड इन नेचर क्या है, एडवर्ब है, तो इसको हम नाउन प्रोनाउन के पहले नहीं लिख सकते। इस वजह से हम सेंटेंस को क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। जब इंट्रोगेटिव लिखेंगे तो ये नो सूनर किसके साथ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाएगा। यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नो सूनर डिड दे इंटर, हम क्या लिखेंगे, नो सूनर डिड दे इंटर, है ना, देन शी गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम, तो जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब देखिए अगला सेंटेंस लिखा है आपने, धर्मपाल विल बी रिमेन इन जेल बिकॉज ऑफ अदर केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। यानी धर्मपाल जो है ना, वो जेल में बना रहेगा क्योंकि बहुत सारे केसेस उसके खिलाफ आज भी क्या है, पेंडिंग है। यानी बहुत सारे केसेस पेंडिंग होने की वजह से धर्मपाल जेल में बना रहेगा, सेंटेंस का ये मतलब है। अब आप देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है, चलिए कोशिश करें आप। देखिए यहां पर साफ साफ दिख रहा है भाई, विल के बाद क्या किया गया है, बी बढ़ा दिया गया है, और हमें पता है कि बी जहां पर हम बढ़ाते हैं विल और शैल के बाद कहां बढ़ाते हैं, पासिव वॉइस में बढ़ाते हैं। तो अगर सेंटेंस हमारा पासिव वॉइस में होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सेंटेंस हमारा भाई पासिव वॉइस में तो है नहीं, यहां पर तो एक्टिव में बात कर रहे हैं ना, एक्टिव वॉइस में बात हो रही है कि धर्मपाल जो है वो जेल में रहेगा, एक्टिव वॉइस में बात हो रही है ना। तो बी की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, लिहाजा यहां से बी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। बी को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बी को आप रिमूव कर दें, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हमारा है, तो यहां से बी को आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, धर्मपाल विल रिमेन इन जेल, तब जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए मैं आगे लिख रहा हूं आपके सामने फिर और सेंटेंसेस। चलिए फिर देखिए सेंटेंस आपने लिखा है, when he was arrested by the police in November 2014 his followers go on the rampage for 2 weeks, ठीक है। यानी जब उसे जो है ना अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा नवंबर 2014 में, तो उसके चाहने वाले जो है ना वो क्या करने लगे, क्या किया, 2 हफ्तों तक जो है उन्होंने क्या किया, तोड़फोड़ किया। गो ऑन रैम्पेज का मतलब होता है तोड़फोड़ मचाना, तहस नहस कर देना। अब देखिए यहां पर जो हमारा एरर है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बात जो शुरू हुई है वो किसमें हुई है, पास्ट टेंस में शुरू हुई है ना। आपने क्या लिखा है, when he was arrested, यानी पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो सारी बातें तो पास्ट में होगी ना, यानी यहां पर सेंटेंस हमारा क्या होगा, वर्ब की हमारी गलती है। यहां पर हमारे किस पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है कि गो ऑन को आप क्या लिखेंगे, वेंट ऑन लिखेंगे, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए कभी कभी अक्सर ऐसा मिलेगा आपको सेंटेंस जहां पर के स्टार्टिंग पास्ट टेंस में होगी और आगे चल के वर्ब को जो है ना प्रेजेंट में लिख दिया जाएगा, अक्सर ऐसा होता है। यानी टेंस को लेकर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि शुरुआत में पास्ट टेंस है और आगे चलकर उसी सेंटेंस में जब आगे किसी सेंटेंस को ऐड किया गया तो वहां पर प्रेजेंट टेंस लिख दिया गया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अगर पास्ट में बात शुरू हुई है तो सारी बातें किसमें होगी, पास्ट में ही होगी, है ना, वो प्रेजेंट में हम नहीं लिख सकते। लिहाजा यहां पर गो ऑन क्या हो जाएगा, वेंट ऑन हो जाएगा। चलिए आगे आगे देखिए आपने लिखा है, टू डिफरेंट इश्यूज अपीयर टू बी कॉन्फ्लिक्ट हियर, यानी 2 तरह के इशू जो है ना यहां पर एक जैसे हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है। अब यहां पर देखिए आपने क्या किया है, लिखा है सेंटेंस, टू डिफरेंट इश्यूज अपीयर टू बी कॉन्फ्लिक्ट हियर। अब यहां पर आपको देखना होगा भाई, टू आपने यूज किया, टू क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आप यूज कर रहे हैं, यानी इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं ना। तो जब टू के साथ हम इन्फिनेटिव यूज कर रहे होते हैं, टू को हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लिख रहे होते हैं, तो आगे जो है ना, अगर है ना हमने वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म लिख दिया तो वो क्या होगा, वो गलत इन्फिनेटिव कहलाएगा। या तो टू कॉन्फ्लिक्ट होता तो सही होता, और आपने अगर टू के बाद बी लिखा है मतलब आप क्या कर रहे हैं, पैसिव इन्फिनेटिव लिख रहे हैं। देखिए याद रखिएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये क्या कहलाता है, एक्टिव इन्फिनेटिव कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एक्टिव इन्फिनेटिव। ये क्या कहलाता है, एक्टिव इन्फिनेटिव। लेकिन जब टू के आगे आप क्या करते हैं, बी बढ़ा देते हैं, तो फिर वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, और ये क्या कहलाता है, पैसिव इन्फिनेटिव कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई, पैसिव इन्फिनेटिव कहलाता है। बात समझिएगा,
ये क्या कहलाएगा, पासिव इंफिनिटिव। तो या तो यहां पर कॉन्फ्लेटेड करेंगे तो सही होगा, या टू कॉन्फ्लेट होता तो सही होता। यानी हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी टू के आगे बी लगा मिले तो हमेशा वर्ब का क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। यानी आपको समझना चाहिए कि वहां पर पासिव इंफिनिटिव का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, एक्टिव इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है, एक्टिव इंफिनिटिव कहलाता है। लेकिन टू के आगे बी बढ़ाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो लिखा जाता है वो हमारा पैसिव इंफिनिटिव कहलाता है। तो जब यहां पर टू के आगे बी बढ़ाया गया है तो जाहिर सी बात है यहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा, चूंकि पैसिव इंफिनिटिव का यूज किया गया है। चलिए आखिरी सेंटेंस आज के सेशन नहीं, एक और है उसके बाद, है ना। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, शी डिड नथिंग एल्स दैन स्टडी। यानी उसने पढ़ने के सिवा कुछ नहीं किया। और आपने कभी पढ़ा होगा कि नथिंग एल्स का पेयर क्या होता है, दैन नहीं होता, बल्कि नथिंग एल्स का पेयर क्या होता है, बट होता है। यानी यहां पर दैन को आप बट से जब रिप्लेस करेंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी आप इस तरह से लिखेंगे, शी डिड नथिंग एल्स बट स्टडी, यानी उसने कुछ नहीं किया सिवाय पढ़ाई के। यानी यहां पर हमारे सी वाले पार्ट में एरर है। और यहां पर एक बात मैं आपको बताता चलो, ये तो हम लोग याद कर लेते हैं या तैयारी करने वाले कि भाई नथिंग एल्स के साथ क्या होता है, बट होता है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या होगा, कभी कभी नथिंग एल्स के साथ बट तो लिखा होगा, लेकिन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, यानी बेयर इंफिनिटिव लिखा जाता है, यानी विदाउट टू के इंफिनिटिव लिखा जाता है, लेकिन उस टू को यूज कर लेगा। जैसे इसी सेंटेंस को मैं रिपीट करूं आपके सामने, देखिए, जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस, इसी सेंटेंस को लिखा, अगर मैं लिख दूं शी डिड नथिंग, है ना, नथिंग एल्स बट टू स्टडी, ऐसे लिखकर आपको दिया जाएगा एग्जाम में, तो अब यही सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। यानी ध्यान रखिएगा, नथिंग एल्स का पेयर बट होता है, लेकिन उसके बाद जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा जो कि इंफिनिटिव कहलाएगा, लेकिन वो कैसा होगा, बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव का मतलब ऐसा इंफिनिटिव जिसके साथ आप टू का प्रयोग नहीं करते। यानी टू के साथ अगर इंफिनिटिव लिख कर दिया जाए नथिंग बट के बाद, तो भी सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली क्या है, पूरी तरह से इनकरेक्ट है। देखिए मैं बहुत सारी बातें आपके सामने कर रहा हूं, और ये जितनी भी बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये सारी की सारी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वैल्यूएबल है। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। चलिए आगे देखिए, अगला सेंटेंस आज के सेशन का आखिरी सेंटेंस, देयर इज अ विलेज अबाउट द रिवर। अब यहां पर देखिए अबाउट का कोई मतलब ही नहीं भाई, बी पार्ट में हमारा एरर है। कहा जा रहा है कि नदी के किनारे, नदी के पास, ये तो मतलब है कि एक गांव है, तो अबाउट थोड़ी ना होगा यहाँ पर। या तो आप बाय यूज कर सकते हैं, या तो आप, है ना, जो है ना, क्या कहते हैं, ऑन यूज कर सकते हैं, ऑन द रिवर, है ना, बाय द रिवर। लेकिन बेहतर यह है कि आप बाय द रिवर कह सकते हैं आप, ठीक है, बात समझ रहे हैं। या फिर आप बिसाइड भी कह सकते हैं, है ना, बिसाइड भी यूज हो सकता है, लेकिन यहां पर अबाउट यूज नहीं होगा, अबाउट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, है ना। और इसी तरह से एमटीएस के क्वेश्चन अभी और भी हम लोग करते रहे, तो आप लोग अच्छे से जुड़े रहें, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयारी करिए, ताकि आपका एग्जाम इस बार क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। ओके, थैंक यू। आज के सेशन के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शब बखैर।